नमस्कार, मैं सुरांधा शेखर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। 2020 में अन्नदाता कार्यक्रम किस प्रकार से लाभकारी, देखते हैं एक नजर। फसलों को पाला के प्रकोप से बचाव के आसान उपाय। किसान भाइयों, आपका साथी, सहयोगी, मार्गदर्शक अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से हर साल की तरह इस साल 2020 में भी आपकी समस्याओं का काफी हद तक समाधान करने की कोशिश की है। और इसके लिए हम आपको प्रतिदिन खेती बाड़ी से संबंधित तमाम नवाचारों को दिखाते हैं, जिससे किसान प्रेरित होकर खेती की नई नई तकनीक को अपनाएं और समृद्ध हो सकें। क्योंकि किसानों की बढ़ेगी आय, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यही रहा है हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। इसीलिए आज देश के किसानों के विकास के लिए धड़कन बन गया है अन्नदाता कार्यक्रम। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हम हर रोज सुबह आपके साथ आते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ सफल किसानों से। मेरा नाम बाबूलाल यादव, ग्राम अनथपुरा, जिला जयपुर का रहने वाला हूँ। मैंने ये टमाटर की फसल लगाई है बेमौसम की। अक्टूबर में इसकी रुपाई की थी। 60,000 रुपये के हो जाएंगे, 22-25 हजार रुपये का खर्चा हो जाएगा, तो भी मेरे 30-35 हजार रुपये शुद्ध बचत होगी। पैदावार नहीं होती थी, पैसे नहीं मिलते थे, घर खर्चा नहीं चलता था। इस हिसाब से हमने खेती में ये खोज की थी और खेती में खोज करते करते हमको ये खोज मिल गई, तो हम इससे शुरुआत कर दी। मतलब उस गाजरों की ग्रेडिंग कर करके जमीन सुधार करके और पूरी जैविक खेती करके, इस हिसाब से हमको ये आगे से आगे आइडिया आता गया। को नारी शक्ति किसी से कम नहीं होती है। नारी शक्ति आज मतलब पुरुषों से भी आगे होती है। इसलिए आगे होती है कि नारी जो होती है वो घर का काम काज करती है, अपने पशुओं का संभालती है, अपने बच्चों का संभालती है, परिवार का संभालती है। फिर हमने खेती का संभालते हुए भी हमने आगे बढ़ा है। बड़े बड़े लोगों को दिखाना, मेला लगना, उनमें ले जाना, प्रदर्शनियों में ले जाना। हमारे जो केवीके के अधिकारी हम सबको ले जा के हमारी चीज़ें दिखाती थी। जहाँ मेला लगता था वहाँ भी मैं जाती और ले जाती, घर का काम काज करके ले जाती थी। तो सब हमारा देख करके हमको बहुत अच्छी बात कहते थे कि आपको इतना ज्ञान कहाँ से आए, अच्छी की है। मैं हजारे की खेती करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा वह हजारे की खेती तैयार करें। ये 1 बीघे में था मेरा हजारा, तो ये 5 किलो से स्टार्ट हुआ था और 5 किलो से धीरे धीरे बढ़ता कम से कम 50 किलो वजन टूटने लग गया। इनमें पीछे माल फिर तैयार हो जाता है पीछे वाला, तो वो फिर टूटते 3 दिन में टूट पाता है 1 बीघे का माल। में 20 रुपये से चालू हुआ था, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो बिकता था। फिर धीरे धीरे बढ़ता कम से कम 100 रुपये किलो माल बिका, 100-125 रुपये किलो भी बिका, 75 रुपये किलो भी बिका। और ये नवरात्रों में 150-200 रुपये किलो बिक गया। और ये टोटल 50,000 का बिक गया और 50 में मेरे 12-13 हजार का खर्चा आ गया। तो इसमें 35-37 हजार रुपये हम 4 महीने में बचा लेते हैं। 1 बीघे की ये पैदावार है, ज्यादा बहुत, पर 1 बीघा के एवरेज से ये निकालते हैं हम। हमारे द्वारा बताई गई उपलब्धियों में प्रदेश के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कृषि वैज्ञानिकों, कृषि विशेषज्ञों, कृषि अधिकारियों का काफी सराहनीय योगदान रहा है, जो इस प्रकार से है। सेंट्रल पिवोट सिस्टम या केंद्रीय धुरी सिंचाई पद्धति सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का एक नवीनतम और उन्नत तकनीक है। सेंट्रल पिवोट सिस्टम के माध्यम से रबी और खरीफ के अंदर विभिन्न फसलों के अंदर सिंचाई की जाती है। और जो किसान जो हैं, जो बड़े किसान हैं, जिनके पास बड़ा भूभाग है, वो इस सिंचाई पद्धति का उपयोग अपने खेतों में भी करके न केवल पानी की बचत कर सकते हैं, इसके अलावा फसलों को जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं उसमें
सही मात्रा में फसल की जल मांग के अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों राम राम। देखिए, आज हम जो इस समय हमारे देश में, पूरे देश में महामारी वायरस जो कोरोना वायरस के रूप में फैल रहा है, कोविड-19 और कोरोना वायरस, पता नहीं कितने कितने नामों से लोग इसको पुकार रहे हैं। हर एक कार्य के लिए कि अगर आपको कटाई करनी है तो प्रत्येक जो कटाई करने वाला मजदूर है या आपके परिवार के स्वयं के लोग भी यदि हैं, मास्क पहने, हर आधे 1 घंटे के अंदर अपने हाथों को साबुन से आप बार बार धोइए। साथ ही साथ कम से कम 2 गज की दूरी, 6 से 7 फुट तक का जो आपका एरिया आता है, उस एरिया को छोड़ करके कटाई के लिए किसान भाई लगें। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर यदि आप लोग इससे सावधानी नहीं बरतेंगे, 2 गज की दूरी अगर नहीं बना करके रखेंगे, तो मान करके चलिए कभी भी घर में दस्तक दे सकता है। आप बाहर अगर जा रहे हैं तो मास्क आपको लगाना अति आवश्यक है। मौसम के अनुसार प्रबंधन पर ही टिकी है खेती बाड़ी, इसीलिए ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में इन दिनों सर्दी और कोहरे के प्रकोप से आमजन जीवन बेहाल है, लेकिन किसान इस सर्दी में सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि फसलों पर पाले की मार पड़ सकती है और ऐसे में समय रहते अगर किसान अपनी फसलों को पाले के प्रकोप से बचा ले तो उन्हें फायदा होगा। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। मैं अभी ये बताना चाहूँगा कि अभी सर्दी का मौसम है और जो रबी की विभिन्न फसलें हैं उनमें पाले के प्रकोप की संभावना है। मौसम का पूर्वानुमान बताया जाता है, रात को पाला पड़ने की संभावना है। तो मैं किसान भाइयों से मैं विशेषकर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पाला क्या है। पाले का मतलब है जब रात्रि में तापमान जमाव बिंदु से कम आ जाता है तो पौधे की कोशिकाओं में जो पानी होता है वो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। उससे क्या होता है, जो उसकी कोशिका होती है जब धूप पड़ती है तो वो फट जाती है। तो पानी का वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो जमने के बाद बढ़ जाता है। तो बढ़ने से क्या होता है कि उसकी जो सेल होती है वो टूट जाती है। सेल का टूटना जीवद्रव्य जो होता है वो बाहर आ जाता है, उसको ही पाला बोलते हैं। पाले के प्रति संवेदनशील फसलें जैसे आलू, टमाटर, सरसों, बैंगन, अलसी, मटर, धनिया, जीरा, शकरकंद तथा फलों में पपीता, आम पाले के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। इसमें 80 से 90% तक नुकसान हो जाता है। पाले की तीव्रता अधिक होने पर गेहूं, जौ, गन्ना आदि फसलें भी अधिक चपेट में आ जाती हैं। और अब बात आती है कि कौन कौन सी फसलों को विशेष नुकसान पहुंचता है। जी। तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो संवेदनशील फसल है आलू है, राजमा है, सरसों है, आंवला है, ये पाले से ज़्यादा प्रभावित होती है। और कई बार बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है तो गेहूँ जो भी प्रभावित हो जाते हैं।
लेकिन बहुत एक्सट्रीम पाला पड़ता है, बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है तब होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। आपने देखा गेहूँ की ऊपर की बालें हैं ना सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है कई बार, वो ज़्यादा ठंड पड़ती है तब हो जाती है। ये थोड़ी सहनशील फसलें हैं जी। और अब इसके बात करते हैं पाले से कैसे बचाव करें, है ना। बचाव की बात आती है और एक लक्षण की बात आती है। मौसम विभाग तो पूर्वानुमान जारी करता है, लेकिन जो किसान भाई है, जो बुजुर्ग किसान भाई है, वो मौसम को देख के बता देते हैं शाम को आज यानी जब रात को पाला पड़ेगा या नहीं पाला पड़ेगा। तो मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ कि जब आसमान बिल्कुल साफ़ हो और शाम को हवा रुक जाए और तापमान 4 डिग्री से कम हो जी। और हवा में आर्द्रता थोड़ी कम हो, तो ये चारों जो परिस्थितियां हैं वो पालने के लिए अनुकूल है। यदि ये परिस्थितियां शाम को दिखाई देती है तो बुजुर्ग किसान या गांव के जो बहुत अनुभवी किसान होते हैं तो वो स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि आज रात को ध्यान रखने की ज़रूरत है, पाला पड़ सकता है। और पाला रात्रि को है ना 2 से 4 बजे के बीच पड़ता है। उसका मुख्य कारण है कि रात्रि जैसे रात होती है हवा रुक जाती है और आसमान बिल्कुल साफ़ हो जाता है, तो तापमान है ना जो फास्ट गिर जाता है जी। तो तापमान 4 डिग्री से कम आ जाता है। तो ये पाले के लक्षण है। पाले से बचाव के उपाय। यदि पाला पड़ने की संभावनाओं का मौसम विभाग द्वारा या फिर वायुमंडलीय परिवर्तनों द्वारा पूर्वानुमान लग जाए तो कुछ उपायों द्वारा फसलों को इसके कुप्रभाव से कुछ हद तक बचाया जा सकता है। छोटे फूलों के पौधों एवं नर्सरी में उगाए गए पौधों को पाले से बचाने के लिए सूखी घास फूस, सरकंडे या गन्ने की पत्तियों आदि से ढक देवें। अति संवेदनशील शिशु फलदार पौधों की उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर सरकंडे की टाटी बांधने से भी पाले से बचाव हो जाता है। अब बात आती किसान भाई अपनी फसलों को कैसे बचाव करें। सबसे पहली बात है, जिस दिन पाला पड़ने की संभावना हो उस दिन शाम को फसलों में हल्की सिंचाई दें। ये लिक्विड गंधक भी आजकल आता है मार्केट में, तो 2 ग्राम घुलनशील गंधक को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पाले होने की संभावना के दिन उसका छिड़काव कर दें जी। या वो नहीं मिले तो एक आधा थाई यूरिया आता है जी, तो वो जो आता है उसका आधा ग्राम थाई यूरिया को अपन 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर उसको शाम को छिड़काव कर दे तो उससे बचाव हो जाता है। ये दोनों जो रसायन मैंने बताए ये कम से कम 15 दिन तक फसलों को बचाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई खेती के साथ पशुपालन का कार्य करते हैं और इससे अच्छा खासा लाभ भी कमाते हैं। ये लाभ आगे भी मिलता रहे, इसके लिए समय समय पर हो रही तकनीकी बदलाव को अमल में लाना जरूरी है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पशुओं के टैगिंग के बारे में। इसके फायदे भी अनेक हैं, तो पशुओं का टैगिंग पशुपालकों के लिए किस प्रकार से लाभकारी है, आइए जानते हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर BL यादव से। मैं पशु चिकित्सा उपकेंद्र लोरवाड़ा से भावर यादव बताना चाहता हूँ कि जो किसान भाई ना अपनी जो समस्या, अपना जो भी प्रश्न पूछा है उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। जो अभी NADCP नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है सितंबर 2019 से, इसके अंतर्गत पशुओं के टैगिंग हो रही है और इसी के साथ इसमें वैक्सीनेशन है, ट्रीटमेंट है, वो सब कुछ इसी से आधारित है। इसका मुख्य फायदा ये है कि आप जब भी टैगिंग करवाओगे तो वो सिर्फ FMD के लिए ज़रूरी है, HS के लिए ज़रूरी है, ये सब कुछ। और आने वाले समय में टैगिंग का मतलब ये है कि आप पशुओं की जो भी दवा लोगे, जो भी उपचार लोगे, वो सिर्फ टैगिंग के टैग नंबर जो 12 डिजिट का आता है, आधार नंबर, उसी के आधार पर ये आपको लॉन्च या सभी सुविधाएं दी जाएगी। इससे जैसे जो भी नज़दीकी पशु चिकित्सा उपकेंद्र है या हॉस्पिटल है उससे आप कीड़ों की दवा ले सकते हो, पाउडर ले सकते हो। तो ये इनका आधार सिर्फ ये 12 डिजिट का आधार नंबर होगा जो कि ये टैग नंबर है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना तथा उनकी आय को दोगुना करना है। केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण के 12,652 करोड़ रुपए की लागत वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 500 मिलियन से अधिक पशुधन का टीकाकरण है। इसके अंतर्गत गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर को मुखपका, खुरपका और ब्रुसेलोसिस रोग से बचाना है और मवेशियों की सेहत में सुधार कर किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है।
एक मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, जैसे हम हमारे पशुओं का इंश्योरेंस करवाना चाहे तो उसके लिए हमारे को अलग से इसका है ना जो टेकिंग करवाना पड़ेगा, या यही टेकिंग हमारे को है ना जो भी हम करवाना चाहे पशुओं के हमारे लिए यही टेकिंग हमारे को काम आएगा, या अलग से कोई लगवाना पड़ेगा? मैं पशुपालक भाइयों से बताना चाहता हूं कि जो भी पशुपालक अपने पशुओं का इंश्योरेंस करवाना चाहते हो और जो भी बीमा करवाना चाहते हो, जो हमारे जो डिपार्टमेंट के जो टैग लगे इनके अलावा किसी भी टैग का कोई मतलब नहीं है, और इन्हीं टैग के द्वारा आपके पशुओं का बीमा भी हो सकता है और इंश्योरेंस भी हो सकता है। इसके लिए आप आश्वस्त रहिए कि इनके अलावा कोई भी टैग मान्य नहीं होगा, सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री का जो भी टैग लगा है वही मान्य होगा। पशुपालन विभाग की ओर से इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ योजना के तहत सभी पशुओं के लिए 12 डिजिट का नंबर जारी किया जा रहा है। यह यूनिक नंबर ही अब उस पशु की पहचान होगी। इस नंबर के आधार पर पशु के मालिक पशु का टीकाकरण की स्थिति और नस्ल आदि सभी जानकारियाँ सॉफ्टवेयर में मिल सकेगी। मैं डॉक्टर साहब आपसे एक जानकारी और लेना चाह रहा हूँ। जैसे हम नए पशु कहीं से खरीद के लाते हैं, हरियाणा से, पंजाब से, जहाँ से भी, उनके टैगिंग नहीं लगा हुआ होता है, और जैसे हम टीका FMD का लगवाना चाहिए तो उनके लिए हमारे को क्या करवाना पड़ेगा? मैं पशुपालक भाइयों से बताना चाहता हूं कि जिन पशुओं का भी कहीं से भी, चाहे माइग्रेशन हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, कहीं से भी हो, उनको यहाँ लाते अगर टैगिंग नहीं है तो नज़दीकी संस्था से आप संपर्क करो, वहाँ से वो टैगिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और फिर आप पशुओं के अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम संगरिया, जिला हनुमानगढ़ के कृषक संत विजय ने। आप गेहूं की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो संत विजय जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हमारे देश में उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसलों में गेहूं का प्रमुख स्थान है। गेहूं का प्रयोग मनुष्य अपने जीवन यापन हेतु मुख्यतया रोटी के रूप में करते हैं, जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। गेहूं की फसल मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में होती है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ किसान भाई इस फसल से अच्छी उपज नहीं ले पाते हैं, जिसके अनेक कारण हैं, जिनमें से प्रमुख कारण सिंचाई का ना होना या गलत समय पर गलत ढंग से सिंचाई करना है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सिंचाई, जल की उपलब्धता, मिट्टी की किस्म और मौसम इत्यादि पर निर्भर करती है। जहां तक गेहूं के पौधों के जीवन चक्र की बात है, तो इसकी कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनको हम अच्छी तरह पहचान सकते हैं, और इन अवस्थाओं पर यदि सिंचाई करें तो गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार मिलती है। गेहूं के अंदर प्रथम सिंचाई 25 से 30 दिन पर, जब आप अपने खेत में भ्रमण करो, आपको लगे कि जड़ गांठ अपनी जड़ें, जो पौधे की जड़ें हैं वो सेट हो गई, तो 25 से 30 दिन बाद आप देखोगे तो वो सेट हो जाएंगी और उसमें आप प्रथम सिंचाई कर दें। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पहली सिंचाई मुख्य जड़ बनते समय 20 से 25 दिन पर करें। दूसरी सिंचाई कल्लों के विकास के समय 40 से 45 दिन पर करें। तीसरी सिंचाई तने में गांठ पड़ते समय 60 से 65 दिन पर। चौथी फूल आते समय 80 से 85 दिन पर। पांचवी दानों में दूध पड़ते समय 100 से 105 दिन पर। और छठी सिंचाई बालियों में दाना सख्त होते समय 115 से 120 दिनों पर करनी चाहिए। जिन किसान भाइयों के पास पानी केवल एक सिंचाई के लिए उपलब्ध है, तो यह सिंचाई मुख्य जड़ के विकास की अवस्था में कर देनी चाहिए, जो बुआई से 21 दिन पर करनी चाहिए। गेहूं की फसल में ड्रिप या स्प्रिंकलर से सिंचाई करने पर पानी की बचत होने के साथ साथ समय और श्रम की बचत होती है और गेहूं की पैदावार भरपूर मिलती है। प्रथम सिंचाई के साथ अपन उसमें यूरिया की मात्रा जरूर दें।
यूरिया की मात्रा आप 100 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से अपने खेत में प्रथम सिंचाई के उपरांत डाल दें। यूरिया डालने के बाद अपन आती है जो बहुत ही कारगर है निराई और गुड़ाई, जिससे क्या है कि अपनी फसल में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर निराई गुड़ाई करते हैं तो निराई गुड़ाई अगर आप रासायनिक तरीके से करना चाहे तो रासायनिक तरीके से भी कर सकते हैं, और श्रमिक विधि से करना चाहे तो आप श्रमिक विधि से भी कर सकते हैं। श्रमिक विधि से तो अपन खुद जैसे अपन खेत में कस्या वगैरह लेके किसान श्रमिकों के द्वारा अपन खेतों से खरपतवार का प्रबंधन कर लें। अगर रासायनिक विधि से आते हैं तो अपने जैसे 2,4-D है, एक आइसोप्यूट्रान नाम की आता है वीडीसाइड, उसका काम में लें और अपने खरपतवार का नियंत्रण कर। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।